देखिए प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल ही रहा है। इंडियन पॉलिटी की लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के चेक करें। स्वतंत्रताओं के बारे में बात कर रहे थे हम, भाग 3 के बारे में बात कर रहे भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखनीय है। आज का टॉपिक जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल आपके जीवन का आधार होने वाला टॉपिक है। पूरी वीडियो जरूर देखना, पूरा लेक्चर देखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो हम स्वतंत्रताएं कर चुके, 5 स्वतंत्रताएं हम कंप्लीट कर चुके। अब आपका अगला मौलिक अधिकार, 5 अधिकार हम कंप्लीट कर चुके। जो छठा अधिकार है, 7 अधिकार हुआ करते थे, जो छठा अधिकार है भारतीय संविधान में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत गहन अध्ययन तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद आएगा इसमें। आपके पास मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो इसमें मात्र एक ही आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 32 है ना। 33, 34 और 35 तो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात करेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वास्तव में तो अनुच्छेद 32 ही संविधानों का उपचारों का अधिकार के अंतर्गत गिना जाता है, या आर्टिकल 32 वास्तव में ही संविधान में जितने भी आपको अधिकार दिए हैं उन्हीं सभी का संरक्षक के रूप में माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ये पूछी जाती है बात कि अनुच्छेद 32 के बारे में बताइए, तो वह एक ही बात बताते हैं कि मैं मात्र अनुच्छेद 32 के अलावा किसी अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, मैं अनुच्छेद 32 को ही, है ना, मैं अनुच्छेद 32 को ही सबसे पहले संविधान में प्राथमिकता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनुच्छेद 32 है ये सारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक करता है। जितने भी आपको मौलिक अधिकार या जितनी भी आपको रिटें दी जाती हैं, 5 प्रकार की रिटों के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसके सामने झुक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा और वह कहीं ना कहीं अपना परिवर्तन कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है ना, संविधान की आत्मा, और जो बिल्कुल बेस है संविधान का जो बेस है वो अनुच्छेद 32 को उन्होंने बताया है ना। इसी कारण बताया है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके कहां तक ये अनुच्छेद आपको घेर के लाएगा भी देखना। अनुच्छेद 32 जो है कहां से अनुच्छेदों को कहां से आपके अधिकारों को बचाने के काम करता है अनुच्छेद 32। वास्तव में अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है भी, जो आपके अधिकार दिए जाते हैं, जो आपके संवैधानिक अधिकार है उनको सच में बचाने का काम करता है एक्चुअली में अनुच्छेद 32। अच्छा, इससे पहले हम आर्टिकल 30 तक किए थे, 29 और 30, उसमें एक आर्टिकल रह गया था आपका अनुच्छेद 31, है ना। इसके बारे में एक लाइन सुन लीजिए, बस एक लाइन है इसके बारे में। जो अनुच्छेद 31 है उसको वर्तमान में हटा दिया गया। जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था कि आपको संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, आपको पूरी तरीके से संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। असली लाइन लिखी थी कि संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। अब अर्जन का मतलब क्या होता है? घोर घेटना। आप पूरी तरीके से संपत्ति किसी की कब्जा सकते हो, अपनी संपत्ति किसी को दे ही नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, सरकार हो, न्यायालय हो, कोई भी हो, अपनी संपत्ति नहीं दे सकते। अर्जन करने की स्वतंत्रता थी ना आपके पास। तो अनुच्छेद 31 को एक जो आपके पास ये अधिकार था, 7वां अधिकार हुआ करता था। ये भारतीय संविधान ने 7 अधिकारों में से एक अधिकार ये भी हुआ करता था। अनुच्छेद 31 क्या कहता था कि भूमि अर्जन करने की स्वतंत्रता। तो भूमि अर्जन करने की स्वतंत्रता से हटा करके इन्होंने क्या काम किया? भूमि रखने की स्वतंत्रता की। और अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन, एक अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है 1978 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। किसमें मेरे भाई? अनुच्छेद 300 के क पार्ट में, है ना। क या ए बोल दो आप इसे, है ना।
ए पार्ट में डाल दिया गया और एक क्या बना दिया, विधि अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, विधि अधिकार। विधि अधिकार का क्या मतलब है कि आपसे जो आपकी भूमि होगी, जो आपकी जमीन होगी, उसको एक कानून के माध्यम से आपसे लिया जाएगा, आपको उसका बाकायदा मुआवजा दे दिया जाता है, सरकार द्वारा उस भूमि का, उस क्षेत्र का आपको मुआवजा दिया जाता है, तब जाकर के आपसे वो भूमि ली जाती है। ये बात हो जाती है अनुच्छेद 31 की। इंपॉर्टेंट बात, 7वां अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर के अनुच्छेद 300 के ए में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 31 कहां पर शिफ्ट है, अनुच्छेद 300 में शिफ्ट है, और एक क्या बन करके, विधिक या कानूनी अधिकार बन करके, यहां पर नहीं जुड़ता। इसीलिए हम डायरेक्ट अनुच्छेद 32 पर पहुंच जाते हैं। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वैसे तो 35 तक माना जाता है, लेकिन वास्तव में तो अनुच्छेद 32 ही कंप्लीट कर लेता है इसे। ठीक, अनुच्छेद 32 में क्या कहे, देखो जितना अनुच्छेद 32 इंपोर्टेंट है, 13 भी उतना ही इंपोर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताना अनुच्छेद 13 क्या है। ठीक, अब अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं। जो आपका आर्टिकल 32 होगा, क्या बात कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल कहता है यही बात। क्या कहता है जी, इसमें आपकी रिटें दी जाती है। जो अनुच्छेद 32 है, इसमें आपकी 5 प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिट्स हैं, 5 प्रकार की रिटें दी जाती हैं। रिटें लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होंगी? 5 प्रकार की रिटें बड़े ध्यान से समझना, सारी इंपॉर्टेंट होंगी। पहली रिट क्या कहती है आपकी, जो पहली रिट होगी, बंदी प्रत्यक्षकरण, बंदी प्रत्यक्षकरण ऐसे लिख सकते हो, बंदी प्रत्यक्षकरण। दूसरी रिट, पहले इसके बारे में सुनो क्या है। इसीलिए थोड़ी ना कहा जाता संविधान की आत्मा, है ना, संविधान का बेस इसको ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत गहन चीज होगी कभी इसमें, इसीलिए तो कहा। तो अनुच्छेद 32 में पहली जो रिट है आपकी, रिट क्या होता है? रिट होता है एक फरमान। आप किसी के खिलाफ कोई फरमान भेज सकते हो, कोई रिट डाल सकते हो। कोर्ट में रिट डालनी सुना होगा आपने बहुत, कि उसने कोर्ट में रिट डाल दी, उसने आपके अधीनस्थ न्यायालयों में रिट डाल दी, वही सारी चीजें। तो बंदी प्रत्यक्षकरण का क्या मतलब है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। क्या मतलब है? बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। अनुच्छेद 21 का एक बहुत निहित है इसमें, अनुच्छेद 21 जो है वो बिल्कुल निहित है इसमें। क्या कहता है अनुच्छेद 21? राइट टू लाइफ, बिल्कुल भी हनन नहीं होगा। अनुच्छेद 21 का तो कतई भी हनन नहीं होगा पूरे भारतीय संविधान में। तो बंदी प्रत्यक्षकरण का क्या मतलब है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, बंदी को बिल्कुल आपके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा। यदि आपको इसमें एक लाइन लिखनी हो बंदी प्रत्यक्षकरण में, तो क्या लिखोगे कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति बंदी बना लिया गया हो, किसी प्रशासन या किसी राज्य द्वारा कोई व्यक्ति बंदी बना लिया गया हो, तो उस बंदी को 24 घंटे के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य समझा जाएगा। अनुच्छेद आपकी पहली रिट यही बात कहती है। एक कंडीशन और लगा लीजिए, जो बंदी प्रत्यक्षकरण की रिट है उसको कोई भी जाकर के बता सकता है। आपका जो मजिस्ट्रेट होगा उसको कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी थाने में गिरफ्तार होकर के बैठे हो और आपको वहां पर 48 घंटे 52 घंटे हो गए और आप पे ताबड़तोड़ तरीके से डंडा बज रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के, ऐसा नहीं है कि जरूरी है किसी व्यक्ति का पर्सनल जाना या आपके घर वालों का जाना, कोई भी व्यक्ति यदि उसको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति यहां पर कैद है और 48 से 52 घंटे हो चुके और उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जाकर के ये रिट लगा सकता है, रिट डाल सकता है, कोर्ट तुरंत कार्रवाई करती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। यही तो बात है, बंदी को बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप उसको मार पीट के खूब तगड़ा कूट के ला करके सामने खड़ा कर दो और वह ऐसे खड़ा रहे और गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल समक्ष लाना पड़ेगा।
जीता जागता ताजा हष्ट पुष्ट लाना पड़ेगा आपको, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या होगा, इसका दूसरी रिट क्या होती है, पहली रिट कंप्लीट हो जाती है, परमादेश, परमादेश। दूसरी प्रकार की जो रिट होगी वो होती है परमादेश। परमादेश रिट से क्या होगा, परम आदेश, संधि विच्छेद करो कोस इनका, परम आदेश, आपको कोई आदेश मिला है, वो आदेश आपके परम अर्थात ऊपर से कोई आदेश मिला हुआ है आपको और आप उसके विपक्ष कार्य करते हो। जैसे अर्थात कोई सरकारी पद हो या कोई गैर सरकारी पद हो, यदि वह राज्य द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो और वह आदमी उस कार्य को ना करता हो या असंवैधानिक रूप से करता हो, तो क्या होगा, उस इंसान पर परमादेश की रिट लगती है। जैसे मान लो कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो, मान लो देखो, जैसे सरकारी, मान लो एक डाक है, केवल उदाहरण है, मात्र उदाहरण है, मान लो ये कोई डाक घर है और इस डाक घर में जो आपका सरकारी व्यक्ति बैठा हुआ है उसका क्या काम है कि डाक सेवाओं को पहुंचाना, है ना, जो डाक सेवाएं होती हैं उनको ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, जो उनके लिए मान्य है, जो उस व्यक्ति के लिए वह आदेश आया है, तो उस आदेश को डाक द्वारा उसके घर तक पहुंचाना, ये काम है। अब इस डाक में क्या होता है कि इसमें जो ये व्यक्ति बैठा है, अब ये व्यक्ति मुस्कुराता है, ज्यादा मुस्कुरा गया, अब ये व्यक्ति जो मुस्कुराया हुआ बैठा है, अब ये व्यक्ति अपना सही तरीके से काम नहीं करता, असंवैधानिक रूप से काम करता है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है डाक द्वारा, अब ये व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, ये व्यक्ति आपसे वैसे ही परेशान है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर नहीं पहुंचा रहा, या फिर XYZ कोई भी बहाना बना रहा है व्यक्ति, तो क्या होगा कि इस व्यक्ति पर ये वाली रिट लगती है फिर परमादेश की। क्या कहा जाता है कि आप जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो, समझ रहे हो ना, कि आप जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो आप वह कार्य विधि पूर्ण नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप पर परमादेश रिट लगती है और आप पद से बर्खास्त या सस्पेंड या फिर उसको ट्रांसफर, स्थानांतरण कर दिया जाता है। ठीक भाई, तो 5 प्रकार की रिटों में 2 प्रकार की रिटें यही है मेरे भाई। इसके बाद एक कंडीशन और है, जो परमादेश की रिट है वो 2 आदमियों पे नहीं लगती। मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख लेना, क्वेश्चन निकल जाता है, भी बताऊंगा। जो परमादेश की रिट है वो एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल पे ये दोनों रिट नहीं लगती। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, पेपर में कभी कभी, कि निम्न में से कौन सी रिट या निम्न में से कौन सी रिट आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं प्रयोग में की जाती, तो बंदी प्रच्छीकरण, परमादेश, उत्प्रेषणा, प्रतिषेध, इनमें से डाल के देगा। तो परमादेश एक ऐसी रिट है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं यूज की जाती। अब आप ये भी तो कहोगे कि राष्ट्रपति जी अपने पद के लिए यदि वो ऐसा करते हैं तो वो गलती मानते हैं, ठीक, कोर्ट के सामने या फिर आपके जो वरिष्ठतम नागरिक होंगे, भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हैं और फिर अपने पद पर बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ आप ये रिट जारी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसके बाद नंबर तीसरी रिट कौन सी होती है आपकी, प्रतिषेध। तीसरी रिट कौन सी होती है आपकी, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है भाई, लिख लीजिए, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषणा, चारों में एक साथ, दोनों एक समझाऊंगा। उत्प्रेषणा, प्रतिषेध और उत्प्रेषणा, दोनों रिट एक साथ समझना। देखिए ये दोनों जो रिट होंगी, पहली बात तो क्या है कि ये दोनों जो रिट होंगी वो आपकी न्यायालय के खिलाफ दी जाती है।
पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आराम से, बड़ी आराम से, सरलता से, कि निम्न में से कौन सी एक रिट या निम्न में से कौन सी दो रिट आपके कोर्ट के अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दी जाती है। तो उत्प्रेषणा और प्रतिषेध दो ऐसी रिटें हैं जो न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भेजता है ऊपर से। क्या कहता है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे, अब आप असंवैधानिक रूप से डिसीजन दे रहे हो, असंवैधानिक रूप से निर्णय घोषित कर रहे हो, लोगों पर थोप रहे हो, तो आप जो उसका में जो केस होगा वो तुरंत अपने पास लेने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, तुरंत कार्यवाही चलती है। प्रतिषेध एक कंडीशन बताता है कि जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, समझना, जब कोई भी कोर्ट या न्यायालय, जब कोई भी कोर्ट में कोई केस चलता है और उस केस की सुनवाई उसमें चलती रहती है और आपने रिट डाल दीजिए प्रतिषेध। अब सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पहुंचती है आपकी प्रतिषेध, समझना, अभी एक लाइन में भी बताऊंगा कैसे लिखना। यदि आपके पास प्रतिषेध की रिट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, तुरंत इसकी छानबीन करने लगता है। जो ये कोर्ट है इसकी तुरंत छानबीन और उस केस की तुरंत छानबीन करता है और कहता है कि आप इस केस को असंवैधानिक रूप से ले रहे हो, तो तुरंत वो केस अपने अंडर ले लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो केस अपने अंतर्गत ले लिया जाता है, अपने समक्ष ले लिया जाता है, उसे कहते हैं प्रतिषेध रिट। जैसे कोई केस चल रहा है, अब इस केस में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यह केस गलत हो रहा है मेरे साथ, आप अपराधी मान लो और आप अपराधी हो नहीं एक्चुअली में, और आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो और ये ऐसा आपको महसूस होता है कि ऐसा मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप रिट डाल सकते हो प्रतिषेध वाली कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और आपका जो पूरा केस होगा वो तुरंत कार्रवाई के दौरान अपने सामने, अपने संज्ञान में लेने का काम करता है। इसे कहते हैं प्रतिषेध रिट। उत्प्रेषणा रिट क्या होती है? माइनर सा अंतर है, छोटा सा अंतर, समझने वाला अंतर है, लेकिन उत्प्रेषणा के अंतर्गत क्या होता है कि यह उस कंडीशन में रिट जारी की जाती है जब कार्रवाई का निर्णय दे दिया गया हो, समझना, उस कंडीशन में यह रिट जारी की जाती है। देखो ये दोनों कोर्ट के खिलाफ की जाती है, कोर्ट के विरुद्ध की जाती है, लेकिन उस कंडीशन में की जाती है जब उत्प्रेषणा रिट उस कंडीशन में जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया हो, निर्णय दे दिया गया हो। जैसे आपका कोई केस है और आपका केस कोर्ट में पहुंच जाता है और उसके कोर्ट पर डिसीजन भी आ जाता है, उस कोर्ट पर निर्णय भी आ जाता है और वह निर्णय अमान्य है या वह निर्णय असंवैधानिक है, तो क्या आप उसमें रिट डालोगे? उत्प्रेषणा की रिट डाल दो जी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? उस कोर्ट को उस कोर्ट ने जो भी कार्रवाई करी, उस कोर्ट ने जो भी निर्णय आपको दिया, डिसीजन दिया, उन सभी निर्णय और उस सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा और वह पूरा का पूरा जो केस होगा सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष ले लेगा, अपने संज्ञान में लेने का काम करता है। आई बात समझ? दो ही चीजें हैं यहां पर, तो निर्णय जो है, निर्णय नहीं दिया जाता, निर्णय नहीं दिया गया और यहां पर निर्णय दे दिया जाता है, समझ लेना, यहां पर निर्णय नहीं दिया जाता और यहां पर निर्णय दे दिया जाता है, बस इतना सा अंतर। यहां पर कार्रवाई के दौरान ही केस उठा लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय का, और यहां पर जब निर्णय दे देता है अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला न्यायालय हो गया आपका, है ना, तो जिला न्यायालय ने मान लो कोई केस सुना दिया और उस पे आपको सजा भी दे दी और आपने रिट डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपकी कार्रवाई को पकड़ेगा और आपकी कार्रवाई अगर आप उचित हो तो आपकी कार्रवाई वहां पर तुरंत रद्द कर दी जाएगी और जैसे ही रद्द की जाएगी तो फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट में नई तरीके से कार्रवाई चलेगी। एक कंडीशन हो रहा है, इसमें गलत भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आपके कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक रूप से काम भी कर रहे होंगे, तब आप रिट जारी करो। अब मान लो उसने किया तो बिल्कुल सही और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए जी आप, है ना, आपने मर्डर किया और आपने सोचा चला इसकी समीक्षा ही करवा दूं एक बार, है ना, और आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी और पता चले तो आप खुद ही दोषी हो, आपने खुद ही मर्डर किए हुए हैं, तो जो उन्होंने सजा सुनाई वो मान्य है ना, वो सजा मान्य होती है, बिल्कुल मान्य होती है। फांसी की सजा को छोड़ करके बाकी सभी सजा वो दे सकते हैं, फांसी की सजा भी दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो फांसी की सजा मृत्यु तक भी आजीवन कारावास तक दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है, चाहे वह व्यक्ति कहे या चाहे वह व्यक्ति नहीं कहे,
समझ रहे हो ना। तो ये सारी कंडीशनें लगती है इसमें, है ना। तो आपकी ये रिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कौन सी रिट आती है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या कहते हैं, इसका अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है, संवैधानिक रूप से आपका जो अधिकार क्या है, अधिकार परीक्षा। इसे मैं मिटाने का काम करता हूं, 5वीं रिट आपके सामने लिखने का काम करता हूं। 5वीं रिट देखिए, अधिकार परीक्षा। आपको सरल, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का काम करूंगा, सरल भाषा में। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या कहते हैं इसे, इसका क्या मतलब है। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है जी कि आपका अपना अधिकार, जो आपका अधिकार है वह अधिकार कहां कहां तक वो अधिकार है, आप उससे बाहर जाकर के कार्य कर रहे हो तो आप अपराधी हो, आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट लगती है। जैसे आपको किस फील्ड में, आपको यहां पर छोड़ा गया, आपको यहां काम करना है, आपको यहां काम करना है, यहां काम कर रहे हो, यहां आपको इस गोले के अंदर इन 4 कंडीशनों में काम करना है, लेकिन आप किसी दूसरे गोले में भी काम कर रहे हो, यहां भी कर रहे हो, यहां भी, अजी बिजनेस बढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होगा। पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, सरकार की नजरों में होता है। अधिकार परीक्षा रिट लग जाती है आप पे तुरंत। कैसे लगती है कि आपके जो अधिकार में ही नहीं है, आप फिर भी वो कार्य करते हो। वर्डों से ही निकाल लो, शब्दों से ही खेल है, सारा खेल ही शब्दों का है, ठीक, कि आपके जो अधिकार में ही नहीं है आप वह काम भी कर रहे हो, तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट लगती है और आप उसमें दंडनीय साबित होते हो। जैसे उदाहरण के लिए समझो, मान लो आपकी नौकरी लग जाती है यूपी कांस्टेबल पुलिस में, या फिर आप एक शिक्षक बन जाते हो। अब आपको एक उदाहरण भी दूं मैं, ताजा उदाहरण भी था एक, चलो मान लो आप एक शिक्षक बन जाते हो और आप शिक्षक बनने के साथ साथ आपके फर्जी कागज कहीं और भी लग रहे हैं, है ना। आप एक टीचर तो हो ही हो, प्लस आपके फर्जी कागज जो हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मान लो आपके कहीं और दूसरे शिक्षण संस्थान में या दूसरे स्कूल में या आपका टेट वगैरह दूसरे कॉलेज में लग रहा है और आप वहां भी शिक्षक मान्य हो, है ना। या फिर आप कहीं पर यूपी पुलिस या ऐसी कोई फोर्स में हो, या आप लेखपाल वगैरह में भर्ती हो। क्या होता है, फर्जी कागज एक तरीके से आपके अधिकार में नहीं है वो नौकरी, आप फिर भी कर रहे हो, तो एक फर्जी तो है, आपके अधिकार में थोड़ी है, आप अधिकार से पार जा रहे हो, अधिकार से परे जाके काम कर रहे हो। तो यदि ये शिक्षक है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स और कहीं लगा करके भी शिक्षक बना बैठा है और सैलरी ले रहा है 2 जगह की। आया तो था अखबार में, न्यूज में, एक महिला थी, वो 3-4 जगह शिक्षक बनी बैठी थी, लूट खसोट कर रही थी चारों तरफा से, वहां की सैलरी भी 50,000, वहां की भी सैलरी 50,000 ले रही, वहां की भी, अजी मजे ले रही थी, ठीक। तो उस पर क्या लगाया गया, आपका अधिकार परीक्षा रिट लगाई गई और उसके माध्यम से उसको निलंबीकरण कर दिया गया उसका, और उसको सस्पेंड वगैरह भी किया और उस पर जुर्माना भी रखा हुआ, ठीक। तो फर्जी शिक्षक, तो इसी प्रकार आपके अधिकार में नहीं है, आप फिर भी काम कर रहे हो, है ना, आपके अधिकार में नहीं, आप फिर भी कर रहे हो, तो उसके खिलाफ लगती है अधिकार परीक्षा रिट। समझ में आई। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे फर्जी पाए गए, आप उत्तर प्रदेश में भर्ती हो जाते हो, आप किसी एसआई वगैरह में भर्ती हो जाते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में भर्ती हो जाते हो। क्या होता है, आपकी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाती है, बाद में छानबीन की जाती है, तो पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी हैं। आपका फोटो कुछ और, नाम कुछ किसी और का लगा हुआ होता है, नाम आपका लगा हुआ होता है, फोटो किसी और का लगा हुआ होता है, परसेंटेज कुछ और दिखाई जाती है, एक्चुअली में वो है ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो आपके अधिकार में नहीं है, नौकरी आपके अधिकार में नहीं थी, आप फिर भी उधर बैठे हुए उस नौकरी पर, तो तुरंत आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये 5 प्रकार की जो रिट होती है, अनुच्छेद 32 के माध्यम से जो 5 प्रकार की रिटें दी जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन हमने इनका किया आज, और इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आर्टिकल 32 इंपोर्टेंट, और आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आने वाला है, एसआई से लेकर के यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएससी तक, आपका कहां तक, पीसीएस तक, इसी में से क्वेश्चन निकलता जरूर है आर्टिकल 32 में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 बढ़िया आर्टिकल है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 आज पूरा खत्म हो जाता है। आपकी जो 5 प्रकार की रिटें हैं वो भी आज पूरी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ अनुच्छेद 31 भी हमने अभी खत्म किया इसी के साथ। तो आज का जो वीडियो होगा, आज का जो लेक्चर होगा, कंटेंट होगा, वो इतने रखते हैं।
बाकी आपने पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, फैला दीजिए वीडियो को, शेयर करिए, नए नए बंदों को जोड़िए यार, नए नए लोगों को जोड़ा करे यार चैनलों से, बिल्कुल हद ही होगी। क्या एक शेयर का बटन आपके दोस्तों के ग्रुप में नहीं जाया जाता? मस्ती वाले ग्रुप तो 10,000 होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, व्हाट्सएप में। तो ये सारी चीजें फैला दिया करो यार, किसी का भला हो जाएगा कम से कम, ठीक भाई। तो ये सारी चीजें, तो आज आर्टिकल 32 कंप्लीट हो जाता है, 5 प्रकार की रीटें कंप्लीट हो जाते हैं। लाइक कमेंट जरूर करके जाना, और आर्टिकल 13 कमेंट में लिख करके बताना, अनुच्छेद 13 जरूर बता के जाना कमेंट में क्या है आर्टिकल 13। मैंने बताया था अनुच्छेद 32 के साथ साथ अनुच्छेद 13 भी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो जाता है भाई आज की वीडियो, आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। निधि क्लास की तरफ से, समस्त टीम की तरफ से धन्यवाद।